प्यारे बच्चों, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज का विषय है समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। इस विषय के अंतर्गत हम लोग आज अध्ययन करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा के बारे में तथा समष्टि अर्थशास्त्र की विभिन्न शब्दावलियों के बारे में विस्तृत रूप से हम लोग आज अध्ययन करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के इतिहास से। समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव एक पृथक शाखा के रूप में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड किन्स की पुस्तक द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के एंड इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में ये किताब प्रकाशित हुई थी। इस किताब में पहली बार समष्टि अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया था और उल्लेख करने वाले जो अर्थशास्त्री थे वो थे जॉन मेनार्ड किन्स। जॉन मेनार्ड किन्स को समष्टि अर्थशास्त्र का जो है प्रणेता कहा जाता है, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र की जो शुरुआत हुई है वो इनकी पुस्तक द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट एंड मनी जो 1936 में प्रकाशित हुआ वहीं से शुरू हुआ है। समष्टि अर्थशास्त्र का वह भाग है जिसमें आर्थिक मुद्दों तथा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन समग्र आर्थिक अर्थव्यवस्था के स्तर पर किया जाता है। यहाँ पे आपको समझना है कि अर्थशास्त्र, अगर हम पिछले क्लासेस की बात करें तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने अर्थशास्त्र को परिभाषित किया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था कि अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है। यानी अर्थशास्त्र की अगर बात की जाए तो अर्थशास्त्र वह विषय है जिसमें हम मनुष्य के द्वारा की जाने वाली समस्त आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत हम यह अध्ययन करते हैं कि जो हमारे सीमित संसाधन हैं उन सीमित संसाधनों का प्रयोग हम अपनी आवश्यकताओं की अधिकतम पूर्ति के लिए कैसे कर सकते हैं, ये अर्थशास्त्र हम लोगों को सिखाता था। अब यहाँ पे बात हो रही है समष्टि अर्थशास्त्र की। तो समष्टि अर्थशास्त्र का यहाँ पे मीनिंग ये है कि इसके अंतर्गत हम विभिन्न आर्थिक मुद्दों तथा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं और हमारा जो अध्ययन करने का जो स्तर है वो है अर्थव्यवस्था के स्तर पर। यानी अर्थव्यवस्था के स्तर पे जो भी आर्थिक समस्याएं हैं उनका अध्ययन करना समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। जैसे कि हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं कुल रोजगार के बारे में। कुल रोजगार एक समग्र अर्थव्यवस्था की समस्या है। कुल उत्पादन की जब समस्या की बात होगी तो ये भी समग्र अर्थव्यवस्था की समस्या है। कुल आय की जब समस्या होगी तो ये भी समग्र अर्थव्यवस्था के स्तर पर समस्या है। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग ऐसी आर्थिक समस्याओं का अध्ययन कर रहे हैं जो अर्थव्यवस्था के स्तर पे गिनी जाती हैं, जो पूरे अर्थव्यवस्था के स्तर पर पाई जाती हैं। तो पूरी अर्थव्यवस्था को एक होल के रूप में, एक समग्र के रूप में अध्ययन करना समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। अब इसके अंतर्गत आने वाली शब्दावलियों में पहली जो शब्दावली है वो है वस्तु। वस्तु किसे कहते हैं? तो वस्तु अर्थशास्त्र में वस्तु से तात्पर्य है सभी भौतिक पदार्थ तथा सभी प्राकृतिक वस्तुएं व सभी मानव निर्मित वस्तुएं। आपको तीन बातें याद रखनी है कि सभी भौतिक पदार्थ जिसमें प्राकृतिक तथा मानव निर्मित दोनों आ जाएंगे, ये क्या कहलाते हैं? वस्तुएं कहलाते हैं। यानी वस्तुओं की परिभाषा होगी कि समस्त भौतिक पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से तथा मानव निर्मित रूप से मौजूद हैं, जिनकी कीमत हम बाज़ार में आंक सकते हैं, बाज़ार कीमत पर आंकी जा सकती है, उन वस्तुओं को, उन पदार्थों को वस्तु कहा जाता है। वस्तु के अंतर्गत दृश्य वस्तुएं तथा सेवाओं को भी शामिल किया जाता है। तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। वस्तु का मतलब सभी भौतिक चीज़ें, जो भी भौतिक चीज़ें हैं वो सभी भौतिक प्लस अभौतिक, ये दोनों चीज़ें वस्तु की श्रेणी में आती हैं अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत। यानी जब हम अर्थशास्त्र में वस्तु की बात करेंगे तो वस्तु से तात्पर्य है सभी भौतिक वस्तुएं तथा समस्त अदृश्य सेवाएं। जो भी दृश्य वस्तुएं हैं तथा जो अदृश्य सेवाएं हैं उन सभी को हम शामिल करेंगे तो ये वस्तु कहलाती हैं। अब हम लोग आते हैं कि वस्तुओं का वर्गीकरण कितने तरह से किया जा सकता है।
तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन होने वाली सभी वस्तुओं को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला वर्गीकरण है अंतिम वस्तुएं। अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं? तो अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो उत्पादन की सीमा रेखा पार कर चुकी हैं। आपको ध्यान रखना है कि ऐसी वस्तुएं जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी हैं, जिनमें अब कोई उत्पादन का कार्य नहीं बचा है, ऐसी वस्तुओं को हम अंतिम वस्तु कहते हैं। तो अंतिम वस्तुएं उत्पादन की सीमा को पार कर चुकी हों तथा अंतिम उपयोगकर्ता के द्वारा उपयोग किए जाने के लिए तैयार हो, यानी उपयोग हेतु क्या हो, रेडी हो, ऐसी वस्तुओं को अंतिम वस्तुएं कहा जाता है। अंतिम वस्तुओं को भी दो भागों में बांटा जाता है। पहला है अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं। पहला जो डिवीज़न है वो है अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग उपभोक्ताओं के द्वारा किया जाता है, यानी ऐसी वस्तुएं जिनको उपभोक्ताओं के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, जैसे कि पेन हो गया, किताब हो गया, टेबल हो गया। इस तरह की जो भी वस्तुएं अंतिम उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग करता है, उपभोग करता है, ऐसी वस्तुओं को अंतिम वस्तुएं कहा जाता है। इन वस्तुओं पर किया गया जो व्यय होगा वो उपभोग व्यय कहलाता है। तो दो बातें यहाँ पे आपने सीखी। पहले की अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं? तो अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनको उपभोक्ता अंतिम रूप से इस्तेमाल करता है। दूसरा है अंतिम उत्पादक वस्तुएं, यानी जो अंतिम वस्तुएं हैं उनका दूसरा जो वर्गीकरण है वो है अंतिम उत्पादक वस्तुएं। ये वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी हैं, लेकिन ये वस्तुएं उपयोग की जा रही है। किसके द्वारा उपयोग की जा रही हैं? तो उत्पादकों के द्वारा उपयोग की जा रही है। आपको दो बातें याद रखनी है कि अगर कभी अंतर पूछ लिया जाए कि अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं और अंतिम उत्पादक वस्तुओं में अंतर बताइए, तो आपको क्या करना है, उपयोग के आधार पे, उपयोग किए जाने वाले व्यक्तियों के आधार पे यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला ये है कि जब अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं का प्रयोग कर रहा हो वे वस्तुएं अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं कहलाएंगी, और जब अंतिम वस्तुओं का प्रयोग उत्पादकों के द्वारा किया जा रहा हो तो ऐसी वस्तुओं को अंतिम उत्पादक वस्तुएं कहा जाता है। जैसे कि मशीनरी, आप जानते हैं कि उत्पादन की प्रक्रिया में मशीनरी हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ट्रक हो गया, इस तरह की चीज़ों का अंतिम जो उत्पादक है उसके द्वारा उपयोग किया जाता है, यानी उत्पादक की क्रिया में उपयोग किया जाता है। तो ऐसी वस्तुएं जो उत्पादन में प्रयोग की जाती हैं, उपयोग की जाती हैं, उन वस्तुओं को अंतिम उत्पादक वस्तुएं कहा जाता है। तो दो चीज़ें थी। पहली थी अंतिम वस्तु। अंतिम वस्तु के दो प्रकार थे। पहला था अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं और दूसरा था अंतिम उत्पादक वस्तुएं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि अंतिम वस्तुओं पर व्यय का मतलब क्या होगा, यानी जो अंतिम वस्तुएं हैं उन पर कुल व्यय निकालिए, तो आपको दो चीज़ें लेनी है। एक तो यह है कि जो अंतिम उपभोग व्यय किया गया है तथा अंतिम निवेश व्यय किया गया है, जो उत्पादक वस्तुएं हैं उनको हम लोग अंतिम निवेश वस्तु भी कहा जाता है, यानी इस पे जो व्यय किया जाएगा वो निवेश व्यय कहलाता है। तो अंतिम उपभोग व्यय प्लस निवेश व्यय, इन दोनों को अगर हम शामिल कर दें तो ये हम लोगों का बन जाता है अंतिम वस्तुओं पर व्यय। तो दो बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अंतिम वस्तुएं दो तरीके की हैं। पहली है अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं और दूसरी है अंतिम उत्पादक वस्तुएं, और इन दोनों पर किया गया जो व्यय होगा वो अंतिम वस्तुओं पर व्यय कहलाएगा। अब जो दूसरी वस्तु आती है वो आती है मध्यवर्ती वस्तु। मध्यवर्ती वस्तु का मतलब होता है कि ऐसी वस्तुएं जिनको उत्पादन के हेतु प्रयोग किया जाता है, यानी उत्पादन हेतु प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी वस्तुएं जो उत्पादन हेतु प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कच्चा माल हो गया, ठीक है। तो कच्चा माल, रॉ मटेरियल जिसको कहते हैं, तो कच्चा माल जो है रॉ मटेरियल, ये क्या कहलाता है, मध्यवर्ती वस्तु कहलाता है। तो जो भी रॉ मटेरियल यूज़ किया जाएगा
वो मध्यवर्ती वस्तु कहलाता है। तो मध्यवर्ती वस्तुएं को दो तरीके से हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं, पहला है कि वह वस्तु जो प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करती हैं। ऐसी वस्तुएं जो प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करती हैं, जिनके अंतिम उपयोगकर्ता उपभोक्ता होते हैं, ऐसी वस्तुओं को उपभोक्ता वस्तुएं कहा जाता है। इन वस्तुओं का प्रयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए नहीं किया जाता है। तो ये यहाँ पे अगला जो टॉपिक है वो है कि उपभोक्ता वस्तुएं क्या कहलाता है। तो उपभोक्ता वस्तुओं से तात्पर्य है ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग उपभोक्ता कर रहा है, जिनको उत्पादन के हेतु प्रयोग नहीं किया जा रहा है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि ब्रेड हो गया, जैसे पेन हो गया, टेबल हो गया, कॉपी हो गया। इस तरह की जो वस्तुएं आप अंतिम रूप से प्रयोग करते हैं वो उपभोक्ता वस्तुएं कहलाती हैं। इनको अगर हम विभिन्न भागों में डिवाइड करें तो पहली अंतिम जो उपभोक्ता वस्तु है वो है टिकाऊ वस्तुएं। टिकाऊ वस्तुओं से तात्पर्य है कि वह वस्तु जिनका उपयोग एक उपभोक्ता द्वारा कई वर्षों तक किया जा सकता है, यानी जो लंबे समय तक इस्तेमाल की जा सकती हैं, जो लंबे समय तक जिनकी उम्र होती है, जो लंबे समय तक चलती हैं। जैसे कि टीवी हो गया, स्कूटर हो गया, फ्रिज हो गया इत्यादि। दूसरा होती हैं अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। अर्ध टिकाऊ वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो टिकाऊ वस्तुओं से थोड़ा कम वर्ष तक चलती हैं। तो जिन वस्तुओं का उपभोग एक उपभोक्ता द्वारा 1 वर्ष या उससे कुछ अधिक समय के लिए किया जाता है। यहाँ पे आप समझिए कि अर्ध टिकाऊ वस्तुएं वे हैं जो 1 साल या उससे थोड़ा ज़्यादा समय तक चले। उन वस्तुओं को हम लोग अर्ध टिकाऊ कहते हैं। जैसे कपड़ों का प्रयोग आप 1 साल करते हैं, 1 साल के बाद वो पुराने हो जाते हैं, फिर आप उनके जगह पे नए कपड़े ले आते हैं, या फट जाते हैं तो हम उनके जगह पे नए कपड़े लेकर आते हैं। तो अर्ध टिकाऊ वस्तुओं का मतलब हो गया कि ऐसी वस्तुएं जो 1 साल या 1 से थोड़ा सा अधिक समय तक चल रही हैं। दूसरा है गैर टिकाऊ वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग एक बार ही किया जा सकता है। आपको ध्यान रखना है कि गैर टिकाऊ वस्तुओं का मतलब होता है कि जिनका प्रयोग केवल एक बार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए आप समझ रहे हैं, दूध हो गया, पेट्रोल हो गया इत्यादि। दूध का प्रयोग जब आप एक बार करते हैं तो आप उसे बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक उस तरीके से पेट्रोल है, पेट्रोल का भी प्रयोग आप बार बार नहीं कर सकते। तो ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग केवल एक बार किया जाता है उन्हें गैर टिकाऊ वस्तुएं कहा जाता है। दूसरा है अभौतिक वस्तुएं। अभौतिक वस्तुएं क्या हैं? ऐसी वस्तुएं जो दिखाई नहीं देती, अभौतिक होती हैं, जो दिखाई नहीं देती, जो अदृश्य होती हैं। तो अदृश्य वस्तुओं को हम लोग क्या कहेंगे? अभौतिक वस्तुएं। जैसे कि सेवाएं, इनका उदाहरण अगर पूछा जाए तो विभिन्न तरीके की जो सेवाएं हैं वो सेवाएं अभौतिक वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कि कोई शिक्षक आपको पढ़ा रहा है, कोई चिकित्सक आपकी बीमारी का इलाज कर रहा है, तो ये जो सर्विसेज आपको मिल रही हैं ये सर्विसेज अभौतिक वस्तुएं कहलाती हैं। अब हम लोग आते हैं पूंजीगत वस्तुओं पर, यानी पूंजीगत वस्तुएं क्या कहलाती हैं। तो पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका उपयोग उत्पादन की प्रक्रिया में कई वर्षों तक किया जाता है, यानी कि हम इनका प्रयोग कई वर्षों तक करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मशीनरी हो गया, प्लांट हो गया, इनका सिंगल टर्म यूज़ नहीं होता है, इनका मल्टी टर्म यूज़ होता है, यानी 1 साल से ज़्यादा समय तक हम इस्तेमाल करते हैं, बार बार इस्तेमाल करते हैं। ऐसी वस्तुएं जो उत्पादन में शामिल हैं, उत्पादन की क्रिया के अंतर्गत इस्तेमाल की जा रही है, ऐसी वस्तुओं को हम लोग पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं। पूंजीगत वस्तुओं की विशेषताएं क्या हैं? तो इनका मूल्य उच्च होता है, यानी इनकी जो कीमत होती है वो काफ़ी हाई प्राइस होती है, हाई प्राइस इनकी होती है। दूसरा है कि प्रयोग के कारण इनका मूल्य ह्रास होता है, यानी इन पर डेप्रिसिएशन अप्लाई किया जाता है। आप इनको जैसे जैसे आप इस्तेमाल करते जाएंगे इनकी कीमत में कमी आती है, यानी कीमत में जब कमी आए दैट इज़ डेप्रिसिएशन, इसे ही हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं।
उत्पादन की प्रक्रिया में इनको कई वर्षों तक उपयोग किया जा सकता है। तो ये तीसरी विशेषता ये है, ये कई वर्षों तक प्रयोग की जा सकती हैं। और लास्ट है कि यह उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्ति होती हैं, यानी कि इन्हें हम लोग फिक्स्ड एसेट के नाम से जानते हैं। इन वस्तुओं को फिक्स्ड एसेट की कैटेगरी में, स्थिर परिसंपत्तियों के कैटेगरी में रखा जाता है। ऐसी वस्तुओं को पूंजीगत वस्तुएं कहा जाता है। अब हम लोग आते हैं अंतिम वस्तुओं तथा मध्यवर्ती वस्तुओं में अंतर। फिर जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि मध्यवर्ती वस्तुएं वे हैं जिनको कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी जब प्रोडक्शन होगा उस प्रोडक्शन के प्रोसेस में ये कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाती हैं। ऐसी वस्तुओं को मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाता है। अगर हम अंतिम वस्तुओं की बात करें तो अंतिम वस्तुएं वे हैं जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन प्रक्रिया में नहीं किया जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा अंतर है कि इनका प्रयोग उत्पादन में नहीं होता है और मध्यवर्ती वस्तुएं का प्रयोग उत्पादन में होता है कच्चे माल के रूप में। दूसरा अंतर यह है कि यह वस्तु अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग के लिए तैयार नहीं होती, यानी कि जो फाइनल कंज्यूमर है उसके द्वारा ये उपयोग नहीं होती है, ये उत्पादक के द्वारा इस्तेमाल होती हैं। अगर हम अंतिम वस्तुओं की बात करें तो अंतिम वस्तुएं क्या हैं, अंतिम उपयोगकर्ताओं के द्वारा उपयोग की जाती हैं। तो आपको ये दूसरा अंतर ध्यान रखना है कि मध्यवर्ती वस्तुएं इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब ये हो गया कि ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग प्रोड्यूसर करता है, उत्पादक करता है। तो अगर उत्पादक इनका प्रयोग कर रहा है तो ऐसी वस्तुएं क्या कहलाएंगे, मध्यवर्ती वस्तुएं। और ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग अंतिम उपभोक्ता के द्वारा किया जाता है, इन्हें हम लोग अंतिम वस्तुएं कहते हैं। अगला जो अंतर है वो है कि इन वस्तुओं का उपयोग भविष्य में मूल्य वृद्धि की जा सकती है। यानी मध्यवर्ती वस्तुएं वे हैं जिनका प्रयोग उत्पादन में करेंगे और बाद में कीमत में वृद्धि करके हम इन्हें बेच सकते हैं। जबकि अगर हम अंतिम वस्तुओं की बात करें तो अंतिम वस्तुओं में मूल्य वृद्धि नहीं की जा सकती है, इनका आप कीमत नहीं बढ़ा सकते। जैसे कि आप कोई वस्तु खरीद के लाए हैं उपयोग के लिए, तो आप उसे अधिक कीमत पर नहीं बेच सकते, मूल्य वृद्धि करके नहीं बेच सकते हैं। अगला जो अंतर है वो है कि इन वस्तुओं की पुनः बिक्री की जा सकती है। जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, कच्चा माल है, उसे अगर आप उपयोग नहीं करेंगे, किसी और को बेचना चाहेंगे तो ये बिक जाएंगी, इनकी बिक्री की जा सकती है। जबकि अंतिम वस्तुएं दोबारा नहीं बेची जा सकती, इनको हम पुनः नहीं बेच सकते। अगला है कि इन वस्तुओं का मूल्य, यानी मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं होता है। जब हम नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि इंटरमीडिएट गुड्स का प्रयोग नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और अंतिम वस्तुएं वे हैं जिनका प्रयोग राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग समझ रहे थे मध्यवर्ती वस्तुएं तथा अंतिम वस्तुओं में क्या अंतर है। यह अंतर भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि एक वस्तु मध्यवर्ती तथा अंतिम वस्तु दोनों हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया हुआ है दूध का प्रयोग जब अंतिम उपभोक्ता करता है, अंतिम उपभोक्ता के द्वारा किया जाता है। यानी आप देखते हैं कि जो घरों में हम इस्तेमाल करते हैं, घरों में जो प्रयोग करते हैं दूध को, तो घरों में प्रयोग करने का जो प्रयोजन होता है हमारा, वो होता है अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना। तो दूध जो है अंतिम उपभोक्ता के द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर दूध क्या कहलाएगा, अंतिम वस्तु कहलाएगा, अंतिम वस्तु आप कहेंगे दूध को। और यदि दूध किसी मिठाई बनाने वाले के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, मिठाई बनाने वाले के द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो दूध यहाँ पे क्या कहलाएगा,
मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगा। आपको यहाँ पे समझना है कि दूध मध्यवर्ती तब कहलाएगा जब उसका प्रयोग हम किसी अन्य वस्तु के, मिठाई जैसे कि मिठाई हो गया, किसी अन्य प्रकार की मिठाई को बनाने के लिए जब हम प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर दूध जो है मध्यवर्ती वस्तु होगा। और जब दूध को हम घरों में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु करेंगे तो वहाँ पर दूध जो है अंतिम उपभोक्ता के रूप में कहा जा सकता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण आपको दे रखा है कि अगर दूध से हम पनीर बनाकर बेचें तो यहाँ पर दूध को मध्यवर्ती वस्तु माना जाएगा। अगला है टॉपिक है वो है मूल्यह्रास। मूल्यह्रास का मतलब होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन या इसी को हम लोग कहते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल, तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को ही हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं, मूल्यह्रास कहते हैं। तो मूल्यह्रास क्या है कि जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी आपकी फिक्स्ड एसेट है, उस फिक्स्ड एसेट को जब आप डेली प्रयोग करेंगे तो उसकी प्राइस, उसकी जो वैल्यू है वो डे बाय डे क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। यानी डे बाय डे इसकी प्राइस क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। और ये एक ऐसी कमी है जो क्या हो रहा है, यानी वैल्यू डिक्रीज डे बाय डे परमानेंटली। जो वैल्यू घट रही है वो परमानेंटली डिक्रीज हो रही है, यानी परमानेंटली घट रही है। तो परमानेंटली जहाँ पर वस्तु की कीमत में, वस्तु के मूल्य में कमी आती है, उस कमी को हम लोग मूल्यह्रास कहते हैं। तो मूल्यह्रास से अभिप्राय है स्थिर परिसंपत्तियों के उपयोग के कारण उनके मूल्य में होने वाली हानि या होने वाली कमी। हानि को हम कमी भी कह सकते हैं। तो हानि या कमी क्या कहलाता है, मूल्यह्रास कहलाता है। इसे स्थिर पूंजी का उपभोग भी कहा जाता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहा जाता है। ये जो पॉइंट है इसका अंग्रेजी में कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल हम लोग कहते हैं। अगला पॉइंट है कि किसी भी परिसंपत्ति का मूल्यह्रास निम्नलिखित कारणों से होता है। अब आप पूछेंगे कि डेप्रिसिएशन क्यों होता है, किसी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू डे बाय डे कम क्यों होती चली जाती है। तो पहला रीज़न हो सकता है कि सामान्य टूट फूट। जब आप उसे डेली प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ टूट फूट सामान्य तौर पे आने के चांसेस रहते हैं। तो इन सामान्य तौर पे जो टूट फूट हो रही है, उस टूट फूट के वजह से भी वस्तुओं की कीमतों में कमी आता है, यानी कि डेप्रिसिएशन आता है। दूसरा रीज़न है आकस्मिक हानि। अचानक कोई वस्तु है जिस पे आपका बहुत ट्रस्ट था, वो धीरे धीरे क्या हो जाए, ख़राब हो जाए, अचानक ख़राब हो जाए, तो अब उसकी कीमत में क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगी। अगला है कि अप्रत्याशित प्रचलन, अप्रचलन का मतलब कोई वस्तु मार्केट में थी, मार्केट में उसकी डिमांड थी, अब अचानक वो प्रोडक्ट मार्केट से गायब हो जाए, अब लोग उसकी डिमांड ही न करें, ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग अप्रत्याशित अप्रचलन इसे कहा जाता है। यानी कि इसे हम लोग एब्सोलेसेंस कहते हैं कि अचानक वैल्यू में कमी आ गई। जैसे कि आप देखते हैं कि कोई वस्तु है जिसका प्रयोग जो है लंबे समय तक हो रहा था और अब अचानक उसके जगह पे एक नई तकनीक का प्रोडक्ट आ गया है, नई तकनीक का वस्तु आ गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले जो है कार्ड जब छापा जाता था, कार्ड की जब छपाई की जाती थी तो हाथ से की जाती थी, यानी मैनुअल कार्ड छापे जाते थे, हाथ से छापे जाते थे। और अब क्या है, कार्ड को कंप्यूटराइज तरीके से, कंप्यूटर की मदद से छापा जाता है। तो मैनुअल तरीके से जब कार्ड को छापा जाएगा तो उसकी कीमत अलग होगी, और जब कंप्यूटर की मदद से छापा जाने लगेगा तो जो मैनुअल वस्तु रही होगी उसकी कीमत कम हो जाती है। दूसरा है मांग में परिवर्तन, यानी किसी वस्तु की डिमांड जब चेंज होती है तो उसके वजह से भी डेप्रिसिएशन होता है। तो डेप्रिसिएशन का मतलब अगर आपसे कहा जाए कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, तो आप बताएंगे कि डेप्रिसिएशन का मतलब है कि फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में डिक्रीज़ आना
डे बाय डे यानी कॉन्टिन्यूस डिक्रीज आना और परमानेंटली डिक्रीज आना। जो डिक्रीज हो रहा है वो कॉन्टिन्यूसली परमानेंट डिक्रीज हो रहा है वस्तुओं की कीमतों में। ऐसी डिक्रीज को हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं, मूल्यह्रास कहते हैं। नोट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, दे रखा है कि मूल्यह्रास में अप्रत्याशित अप्रचलन को शामिल नहीं किया जाता है। जो ऑब्सोलेशंस होता है जिसमें हमें पता नहीं होता है कि कब किसी चीज़ की कीमत घट जाएगी या कितनी घट जाएगी, तो ऐसी वस्तुओं की कीमतें जिनमें अप्रत्याशित रूप से कमी आती है, ऐसी कीमतों में कमी को डेप्रिसिएशन नहीं कहा जाता है। डेप्रिसिएशन इज द नॉर्मल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। डेप्रिसिएशन नॉर्मल तरीके से हो रहा होता है, आप उसे अचानक नहीं कर सकते। तो अप्रत्याशित जो प्रचलन होगा, जैसे कि प्राकृतिक आपदाओं के आ जाने की वजह से या आर्थिक मंदी के वजह से कीमतों में कमी हो जाना, ये अप्रत्याशित प्रचलन कहलाता है, जिसे हम लोग अप्रत्याशित कमी के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग डेप्रिसिएशन नहीं कहते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक कंप्लीट करते हैं आज का टॉपिक। आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।